हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग बात कर रहे थे भारत के संवैधानिक विकास पर। तो देखेंगे हम भारत के संवैधानिक विकास पर आज 1919 के अधिनियम पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बता दें, अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, तो मूवीशाला प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस ऐप को क्या करेंगे, आप डाउनलोड करेंगे। इसके माध्यम से इंदिरा सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप हमें सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो इंदिरा सिविल सर्विसेज के तहत पढ़ने के लिए मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हमको हमारा कोड है अनुज 6684 कोड को यूज करते हुए आप इस अधिनियम, इस संवैधानिक विकास में 1919 के अधिनियम से 1773 से जो कहानी शुरू होती है वो कहीं ना कहीं क्या है, अब 1919 के अधिनियम तक पहुंच गई है। तो आप देखेंगे तो मेरे प्रिय बच्चों, आप क्या करेंगे, आप इस चीज को, अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, कौन सी यूपीएससी दे रहे हैं 2021-22 आगे के आने वाले एग्जाम, और यूपीपीसीएस दे रहे हैं 2021 से आने वाले एक समय के लिए एग्जाम, यूपीपीसीएस, आरओ, आरपीएससी, जेपीएससी, उत्तराखंड, अदर स्टेट, आप देखेंगे वर्तमान समय में नोटिफिकेशन आ चुका है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बीपीएससी में शुरू हो चुकी है। आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन हर साल अपने तय समय के आधार पर आता है, एग्जाम होता है, आप देख सकते हैं। और इसके साथ उत्तराखंड हुआ, यूपीपीसीएस हुआ, यूपीपीसीएस का आरओ हुआ, यूपीपीसीएस में एक यूपी ट्रिपल एससी चलता है, आयोग कमीशन है, अलग कमीशन है। उस एग्जाम के लिए भी आप क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के क्वेश्चन, और कहीं ना कहीं जो पार्ट हिस्ट्री से अलग करके जो क्या किया गया, भारत के संवैधानिक विकास में भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान के निर्माण का हिस्सा माना। और यही कहीं ना कहीं क्या है, 1773 से आप देखेंगे भारत में क्या है, विकास की प्रक्रिया संवैधानिक रूप से, जिसे कहते हैं क्रमिक रूप से चलती आ रही थी। तो 1919 के अधिनियम की खास पॉइंट है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। तो सबसे बड़ा पॉइंट इसका यही है 1919 के अधिनियम के, कि इसमें कहा गया है पहली बार कि हम उत्तरदायी सरकार की बात करेंगे। तो इसलिए आप देखेंगे इस अधिनियम में ये बात कही गई थी। तो चलते हैं हम लोग 1919 का जिस समय अधिनियम पारित होता है, उस समय आप देखेंगे भारत में क्या था, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड। तो आप देखेंगे कौन, मॉन्टेगू और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय और भारत के राज्य सचिव के संदर्भ में है। तो आपको क्या है, मॉन्टेगू, एडविन मॉन्टेगू आप देख सकते हैं, ये राज्य सचिव थे। और चेम्सफोर्ड आप देखेंगे, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जिसे बोलते हैं, तो ये भारत के कौन थे, वायसराय थे। तो आप देखेंगे ये ब्रिटेन की संसद में बैठकर, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था, राज्य सचिव को, ये वहां शासन करते थे वहां से। और भारत में लॉर्ड गवर्नर जो वायसराय हुआ करते थे, वो भारत में रहते हुए शासन कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते थे। तो इस क्रम में अगर बात करें तो देख सकते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड इस अधिनियम का नाम है। यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते थे। 1909 के भी अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से कौन राज्य सचिव है, कौन भारत के वायसराय हैं। तो आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम की अगर बात करें तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड की बात करें 1919 के एक्ट के अधिनियम में हम जो पढ़ने वाले हैं, तो होगा क्या, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की बात है। तो रिफॉर्म क्या है, उत्तरदायी सरकार के संदर्भ में है, अन्य चीजों के संदर्भ में देखेंगे। और देखेंगे क्या है, सेपरेट जो है इलेक्टोरल जो है फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन आल्सो। ठीक, इन चीजों की भी चर्चा हम इस अधिनियम में करेंगे। अगर आप देख सकते हैं इसके साथ क्या है, प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग ऑफ द सेंट्रल सर्विस कमीशन फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्विसेज। और देखेंगे कहीं ना कहीं क्या है, इसी के आधार पर एक कमीशन बनता है। 1921 में एक बनता है, ली कमीशन आता है कहीं ना कहीं इसी अधिनियम को आगे बढ़ते हुए। तो आप चलेंगे इसी के साथ, आप देखेंगे सेपरेशन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट एंड फर्दर डिवाइडेड जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट इनटू ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। आरक्षित और अनारक्षित विषय की बात होगी, क्योंकि यहाँ क्या है, और आप देखेंगे द्विसदनी की व्यवस्था है। प्रांतों में भी आप इस बार उत्तरदायी शासन की स्थापना की बात होती है इस अधिनियम में। और भी देखेंगे जो है प्रोविंसेट फॉर 3 जो मेंबर्स की संख्या है वो इसमें बताएंगे। और करेंगे विसरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल
टू बी इंडियंस, और इंट्रोड्यूस क्या होगा देखेंगे बाई कैमरल एंड डायरेक्ट इलेक्शन। तो आप देखेंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन और द्विसदनी व्यवस्था की बात इसमें की गई है। कहीं ना कहीं अधिनियम के क्या हैं की पॉइंट हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं अगर इस अधिनियम की बात करें। अब चलते हैं हम इस अधिनियम के कुछ खास पॉइंटों को लेकर। सबसे पहले देख लेते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 को क्या किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड के सुधार के नाम से जाना जाता है। क्या है, एक रिफॉर्म था आप देखेंगे। और इस अधिनियम में कहा गया था कि हम इस अधिनियम के भी समीक्षा 10 साल बाद करेंगे, और इसी के लिए आया था भारत में साइमन कमीशन। यहीं से भारतीयों को चुनौती मिली थी कि भारत के संविधान के भारतीय लोग भारत के लिए संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। और वो व्यक्ति कौन थे कहने वाले, लॉर्ड बर्कनहेड। उन्होंने भारतीयों को चुनौती दे डाली भारत में आकर कि भारत के लोग भारत के लिए संविधान नहीं बना सकते। तो फिर क्या था, फिर एक संविधान आया, चाहे नेहरू रिपोर्ट हो चाहे जिन्ना रिपोर्ट हो। फिर देखिए अब भारत के संविधान की प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ी। आप ये भी देखते होंगे कि मॉन्टेगू जो उस समय कहाँ थे, भारत के राज्य सचिव थे। आपसे कहा था कि ये राज्य सचिव थे, इंग्लैंड की संसद में रहते या लॉर्ड्स वहां इंग्लैंड में बैठे हुए शासन करते थे। और ये भी जानते होंगे, और चेम्सफोर्ड कौन थे, आप देखेंगे ये कौन थे, तत्कालीन वायसराय के पद पर। और यही क्वेश्चन आपसे 2 से 3 बार पूछा गया कि इसमें से कौन राज्य सचिव थे और कौन वायसराय थे। और ऐसा ही क्वेश्चन आपसे कहां पूछा गया है, 1909 के अधिनियम में भी आपसे सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें। इसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि यह एक्ट जो 1919 में पारित हुआ था, इसे 1921 में क्या था, महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे ड्यूक ऑफ कनाट द्वारा इसे लागू किया गया। तो 1919 का अधिनियम अगर कभी पूछा जाए आपसे कि लागू कब हुआ था और किसके नाम से लागू हुआ था, तो महारानी विक्टोरिया के जो पुत्र थे ड्यूक ऑफ कनाट, इनके द्वारा ये क्या किया था, लागू किया गया था। आपको भारत में कहीं कहीं इनके नाम से और भी जगह का नाम आप जानते होंगे। भारत में आप जाते होंगे, दिल्ली आते होंगे, भारत की राजधानी, यहाँ एक कनाट प्लेस है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों की बात करें और अगर हम आगे बात करें तो देखेंगे 1919 के अधिनियम में इस बिंदु से पूर्व आप चलें तो देखेंगे कि इस अधिनियम की अगर बात करें ये लाया गया था, आप देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। आपको बता दें कि यहाँ केंद्रीय क्या किया था, केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनात्मक बनाया गया था। हमने आपको बताया कि बाई कैमरल की व्यवस्था की गई है, डायरेक्ट इलेक्शन इलेक्टोरल की बात की गई थी, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे। तो चलिए इन्हीं सब पॉइंटों की चर्चा अब हम अपने 1919 के अधिनियम में क्या करेंगे। तो आप देखेंगे, तो चलते हैं कि इसके कुछ बिंदु हैं। आप चलें तो देखेंगे कि 20 अगस्त 1917 को, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषित किया था कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी, ठीक, सरकार की स्थापना। तो आप देखेंगे इस अधिनियम के तहत ही पहली बार क्या है, किसी अधिनियम में पहली बार ये चीज कही गई थी कि हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने जा रहे हैं। उत्तरदायी सरकार की पहली बार यह घटना अपने भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत ब्रिटिश सरकार ने ऐसी बात कही थी। और ये पॉइंट आप नोट कर लें मेरे बच्चों, तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी डायरी में कि पहली बार, और ये 1917 में घोषित किया गया था, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके तहत ही 1919 का अधिनियम पहली बार आप देखेंगे आया था, और जो 1921 में लागू होता है ड्यूक ऑफ कनाट के नाम से। तो आप आगे बढ़ें तो देखेंगे ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का एक गठन किया गया। तो आप देखेंगे उच्चायुक्त, आप भारत में प्रेजेंट टाइम क्या है, आप देखेंगे भारत देश में कई देशों के जो उच्चायुक्त हैं, इसी तरीके से क्या था, एक विदेश सेवा जिसे कहते हैं, तो एक उच्चायुक्त पद का गठन किया गया। और आप ये भी देखेंगे, इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि आपको उच्चायुक्त कार्यालय की व्यवस्था किस अधिनियम में दिखाई पड़ती है। ऐसे ही की पॉइंटों के साथ आपको धीरे धीरे क्या है, पोलिटी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, रटा रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या है, बैठा रहे हैं। आप इस चीज को देख सकते हैं। अगर हम बात करें और अगर आगे चर्चा करें, भारत सचिव के कुछ कार्य
इसी उच्चायुक्त कार्यालय को स्थानांतरित किए गए थे। आप देखेंगे कि जो भारत सचिव के जो कुछ कार्य थे ऐसे, वो इसमें स्थानांतरित कर दिए गए थे। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में कि उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किस अधिनियम के तहत किए गए थे। क्या ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है कि 1919 के अधिनियम में उच्चायुक्त कार्यालय का गठन करके भारत सचिव के कुछ कार्य जो है उच्चायुक्त कार्यालय को स्थानांतरित कर दिए गए थे, वो किस अधिनियम में किए गए थे। अधिनियम का नाम पूछा जा सकता है, स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्रम में, तो देखेंगे इस क्रम की अगर आगे बात करें तो आपको दिखाई पड़ेगा। अब बात की गई यहाँ कि हम केंद्रीय और क्या करेंगे, प्रांतीय विषयों को पहचान करेंगे। तो आप देखेंगे भारत में केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनात्मक कह दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानेंगे, ठीक क्यों क्या था, पहली बार इसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषय की बात की सूची को पहचान किया गया। उन्हें क्या किया, पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम कर दिया गया। मतलब केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पहचाने के नियंत्रण कम ऐसे कर दिया गया कि प्रांतों में गवर्नर था, अगर उसे कोई ऐसा विषय लगे जो क्या है उस समय सरकार के हित में है या अहित में है, तो वो उस विषय को रोक सकता था, स्थानांतरित कर सकता था भारत के वायसराय को। और ऐसी ही व्यवस्था आपको भारत के संविधान में दिखाई पड़ेगी गवर्नर और राष्ट्रपति की भी। ठीक है, कौन से, आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 में आपको ये नियम, ऐसी ही कुछ घटना दिखाई पड़ रही होगी। आप चाहें देख सकते हैं इस अधिनियम में, देखेंगे इस आर्टिकल के साथ प्रेजेंट टाइम में ये घटना आप देखेंगे भारत के संविधान के आर्टिकल 200 और 201 में दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही रहा। द्विसदनीय व्यवस्था तो थी। आप देखेंगे केंद्र में क्या था, निम्न सदन जिसे हम केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जानते थे, और उच्च सदन जिसे हम राज्य परिषद के रूप में जानते हैं। और देखेंगे इसी तरीके से बाइकैमरल की बात हो रही थी, तो फिर भी ढांचा इसका कैसा रहा, केंद्रीय और एकात्मक। अगर प्रेजेंट टाइम से अगर आपको ये तुलना करनी पड़े तब भी आपको लगेगा कि द्विसदनीय व्यवस्था है, केंद्रों की बात की गई, राज्य की बात की गई, लेकिन अभी भी जो है शक्तियों का झुकाव भारत के संविधान में केंद्र की ओर है। तो प्रेजेंट टाइम के प्रेजेंट टाइम तुलना करेंगे अगर कंपैरेटिव रूप से, तो ये पॉइंट भी आपको क्या है, प्रेजेंट टाइम में भी आपको ये चीज दिखाई पड़ेगी। आप इस चीज को भी इस तुलनात्मक अध्ययन के साथ करते चलेंगे तो प्रेजेंट टाइम में ऐसी घटनाएं पूछी जा सकती हैं। आप अपनी आंसर राइटिंग में इनको एलोबरेट कर सकते हैं, तुलनात्मक रूप से इन पॉइंटों का एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो आपको लगेगा, टीचर एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को क्या है, गहराई से इसने अध्ययन किया है। तो आप देखेंगे कुछ खास पॉइंटों को लेकर आपको कहां कहां किन चीजों को जोड़ना है, ऐसे ही आपको सिखाना है। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इस क्रम की बात करें तो देखेंगे कि प्रांतीय परिस्थितियों की बात हो रही है, तो आपको दिखाते हैं कि किस बात की घटना। हाँ, तो आप चलेंगे, हमने केंद्रीय द्विसदनात्मक व्यवस्था की थी, तो इसमें दिखाई पड़ेगा कि प्रांतीय विधान परिषदों में क्या किया, अपनी सूची के विषय मतलब कानून बनाने का पूर्ण अधिकार दे दिया गया। और ये पूर्ण अधिकार देने के कारण पीछे था कि ऐसे आरक्षित और अनारक्षित विषय इस तरीके से बनाकर तैयार किए गए थे कि जिसपे क्या है, कम महत्वपूर्ण मुद्दे, जैसे आप नगर पालिका के लिए आजकल स्थानीय स्वशासन के विषय हैं कि कम महत्वपूर्ण के विषय किसको, स्थानीय स्वशासन के दीजिए, और उससे कम महत्वपूर्ण के विषय किसको दे दिए हैं, राज्य सूची को, और महत्वपूर्ण विषय कहां डाल दिए गए हैं, संघ सूची में। प्रेजेंट टाइम में जो वर्तमान की भारत की संरचना है, भारत के संविधान की, तो इस तरीके से क्या किया, उत्तरदायी सरकार स्थापना करने के नाम पर ब्रिटिश जो है औपनिवेशिक सरकार ने कहा कि हम कानून को प्रांतीय विधान परिषदों में क्या करेंगे, प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूची पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार। और यही आपसे क्वेश्चन यहां पूछा जाएगा कि सीमित थे, पूर्ण थे, तो पूर्ण अधिकार आपको दिए गए थे, ऐसा स्टेटमेंट आए तो आप सही करके आएंगे, क्योंकि आपको लगेगा अगर पूर्ण अधिकार दे दिए गए थे, ऐसा कुछ हो सकता है क्या। तो आप देखेंगे पूर्ण लिखा है,
इस की पॉइंट को आप याद रखें कि पूर्ण रूप से ये बात कही गई थी। अगर आगे बात करें, विषयों को 2 हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त किया गया था। हम देखेंगे हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर और उन मंत्रियों जो है उन मंत्रियों की सहायता लेता था। गवर्नर कौन होता था? गवर्नर प्रांतों में होता था या स्टेट की बात करेंगे, ठीक है। स्टेट की बात है जो प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो ये गवर्नर कौन थे? प्रांतों में हुआ करते थे, तो उनको मंत्रिपरिषद की सहायता लेता था, मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो आप देखेंगे उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। तो आज के सिस्टम में आप देखेंगे मंत्रिपरिषद भी कहीं ना कहीं क्या है, अगर संसद है तो उसके प्रति आप जाएंगे, लोकसभा के प्रति आप इधर आएंगे तो कहाँ, इधर भी आप देखेंगे तो क्या है, विधानसभा के प्रति। तो ऐसी व्यवस्था आपको प्रेजेंट टाइम भी दिखाई पड़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं इस पॉइंट के साथ और आगे बात करें, अगर देखेंगे कि गवर्नर जनरल की और क्या घटनाएं घटी। तो अब गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर क्या करेगा? गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। तो गवर्नर क्या कर रहे हैं? कार्यपालिका जो है, गवर्नर की कार्यपालिका परिषद देखेंगे की सहायता शासन करता था। गवर्नर क्या करता था? कार्यपालिका परिषद की सहायता से क्या करता था? शासन करता था, जो परिषद का हिस्सा नहीं थे। आप परिषद नहीं थी, आप देखेंगे जहां, तो इस तरीके के भी नियम आपको दिखाई पड़ेंगे। आप चलेंगे तो दोहरी व्यवस्था को क्या कह दिया गया? द्वैध शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि व्यवस्था काफी हद तक कैसी रही? ठीक है, सीमित रही, या कहेंगे दोहरी कैमरल जो व्यवस्था है वो कुछ हद तक सफल रही, ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन आप चलेंगे ये व्यवस्था हालांकि कुछ हद तक कैसी रही? सीमित रही, सीमित रूप की व्यवस्था थी, याद रखना, ठीक है। सीमित हद तक, काफी हद तक कैसी रही? सीमित रही। और देखेंगे इस अधिनियम के साथ आप चलेंगे तो कैसा? सीमित रही, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी केंद्र की ओर शक्तियां ज्यादा थीं। गवर्नर को ये पावर दे दिया गया था कि महत्वपूर्ण विषयों पर वो अपना वीटो यूज कर सकता था, आरक्षित कर सकता था गवर्नर जनरल या वायसराय के लिए। तो आप चलेंगे इस अधिनियम में ऐसे पॉइंट की बात की गई थी। कहीं ना कहीं आपको ये अधिनियम की बातें आप 1919 के अगर अधिनियम को देखेंगे, चाहे वो 1919 का अधिनियम हो, चाहे 1935 का अधिनियम हो, फिर चाहे 1947, तो आप चलेंगे कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक विकास, भारत को के लोगों को कहीं ना कहीं सत्ता सौंपने के क्रम में आप देखेंगे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की बात हो रही है। उत्तरदायी सरकार की स्थापना के साथ साथ आप देखेंगे कि इसमें एक पॉइंट और है कि अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपको दिखाई पड़ता होगा भारतीय संविधान में। तो देखेंगे आर्टिकल किसमें? 148। तो देखेंगे कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव इसी एक्ट में दिया गया था। यहां सुझाव की बात की गई थी कि एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होना चाहिए। ऐसा पॉइंट आपको पहली बार दिख रहा होगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पॉइंट रखें। एक मॉडल इसमें और रखा गया था जिसे कहते हैं नरेंद्र मॉडल। तो नरेंद्र मॉडल क्या था? जो चेंबर प्रोविंस होती थी, जिसमें क्या था? रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटने की व्यवस्था की गई थी। आप देखेंगे इन सुधारों में ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का एक हिस्सा था, एक सुधार था, एक हिस्सा या सुधार आप कह सकते हैं। क्या था? एक हिस्सा या सुधार था। तो ऐसी बात इसमें कही थी। इसमें और कुछ नहीं था, देसी राजाओं को अलग से प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई थी। तो आप चलेंगे देखेंगे, इस अधिनियम को भी देख लेते हैं। नरेंद्र मॉडल आपसे कभी पूछा जाए किस अधिनियम में लाया गया था? नरेंद्र मॉडल और कुछ नहीं था, नरेश मॉडल था। तो भारत नरेश में, ठीक है, बहुत सारे नरेश थे उस समय भारत में, ठीक है, बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो देखेंगे जब उन नरेशों को भी क्या करना था? कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व देना था। तो इस अधिनियम में भारतवर्ष को पूर्ण विधान, जो क्या कहता है, पूर्व विधानमंडल। पूर्व विधानमंडल क्या था? ये राजाओं का शासन था, जो बहुत सारे राजा, बहुत सारे नरेश हुआ थे, क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे। तो इसी में सबको उन्होंने क्या किया? बैठा दिया कि आप इसमें रहिए, काम कीजिए और खुश रहिए। तो इसी के साथ आप देखेंगे यह ब्रिटिश कालीन क्या था? ब्रिटिश कालीन भारत के विधानमंडल का एक उच्च व शाही सदन
की स्थापना की गई थी। सन कब? 1920 में ब्रिटेन के राजा सम्राट जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम के शाही फरमान के द्वारा। कहीं ना कहीं राजाओं को क्या था? खुश रखना था। तो ये आपसे घोषणा पूछी जा सकती है कि ये किसकी घोषणा से इस्टेब्लिश हुआ था, और ये क्वेश्चन आपसे कभी पूछा जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री ऑप्शनल में भी पूछा गया हो, देख सकते हैं। जीएस में क्वेश्चन आपसे मेंस में कभी पूछा जा सकता है, आप ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है कभी। और ये भी जानते होंगे कि जीएस के सेक्शन के तहत भारतीय संविधान के विकास में आप चलेंगे तो वहां भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और इस क्वेश्चन की व्यवस्था यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछ सकती है, और यूपीपीएससी इस क्वेश्चन को क्या करेगी? फैक्ट के रूप में पूछ सकती है। तो इसको भी इस तरीके से आप क्या करेंगे? अपनी तैयारी के हिस्से में जोड़ते हुए चलें तो देखेंगे कि इस हिस्से में अगर चलें तो इसकी स्थापना का अगर मूल उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? स्थापना का मूल उद्देश्य की बात होगी तो क्या था? ब्रिटिश कालीन भारत की रियासतों को एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान करना था। क्या करेंगे? वहां वो बोलेंगे, कुछ समर्थन करेंगे किसी का, तो जो ताकि ब्रिटिश संरक्षित रियासतों के शासन ब्रिटिश सरकार से अपनी आशाएं और आकांक्षाओं को प्रस्तुत कर सके। तो आप देखेंगे उस समय तिलक के भी संदर्भ में था, तो आप किसको दिखाई पड़ेंगे? तो इस अधिनियम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य था कि ब्रिटिश कालीन भारत की रियासतों को एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान करना था, जो ताकि जो ब्रिटिश संरक्षित रियासतें थी या ब्रिटिश के संरक्षण में जो रियासतें थीं, उनको आप देखेंगे कि उन शासकों के लिए ब्रिटिश सरकार से अपनी आशाएं और आकांक्षाएं, जैसे उनकी कुछ मांग हुई, आपने देखा होगा कि तिलक साहब गए थे किसी राजा की मांग को लेके, कहाँ? इंग्लैंड गए थे, ब्रिस्टल गए हुए थे, तो वहीं पे उनकी क्या होता आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो नहीं, तिलक नहीं, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा कि इनकी आशाओं के अनुरूप इनकी क्या आकांक्षाएं हैं, कुछ पेंशन, कुछ इनके लिए अलग से रियायतें, तो इनके लिए अलग से एक व्यवस्था 1919 के अधिनियम में ऐसी बात दिखाई पड़ती है। और आप देखेंगे राजा राम मोहन राय का क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, जो ब्रिस्टल गए थे और वहीं उनको निमोनिया हो गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। तो देखेंगे इस क्रम में तो एक विधानमंडल रूपी मंच प्रदान किया गया था ताकि संरक्षित रियासतों के शासन क्या करेंगे? ब्रिटिश सरकार से अपनी आशाओं और आकांक्षाओं की जो है मांग सके या उनको प्रस्तुत कर सके। ऐसी बात इस अधिनियम में अलग से एक प्रावधान किया था सम्राट जॉर्ज पंचम के एक फरमान द्वारा। ऐसी चीजें इस अधिनियम में जोड़ी गई थी। तो चलेंगे इस अधिनियम की अगर अगले पॉइंट की बात करें तो देखेंगे कि किस बार पहली बार इस देश क्या हुआ था? देश में द्विसदनी व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। आप देखेंगे इस अधिनियम में क्या था? केंद्रीय विधानसभा को द्विसदनात्मक बनाया गया। आप देखेंगे पहली बार द्विसदनी व्यवस्था थी। तो इसी के क्रम में देखेंगे तो केंद्रीय व्यवस्था को व्यवस्था के रूप में क्या किया गया था? जन्म हुआ। आप ये भी देखेंगे जिसे क्या किया था? केंद्रीय विधान परिषद के रूप में जानते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट की बात होगा तो केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी बात थी राज्य परिषद। तो 2 पॉइंट की बात हुई थी, केंद्रीय विधान परिषद दूसरा है राज्य परिषद। ऐसी बात इस अधिनियम में आपको दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे तो इस तरीके से इनको देख सकते थे। इनके कार्य की बात करें जो आप देखेंगे, इसे राज्य परिषद था, ये क्या था? इसे उच्च सदन कहा गया। ठीक है, ये उच्च सदन हुआ करता था और निम्न सदन केंद्रीय विधान परिषद के रूप में इसे निम्न सदन कहा गया।
ठीक, इसे निम्न सदन के रूप में कहा गया। और आप देखेंगे उच्च का जो है उच्च सदन के कार्यकाल इसमें 5 वर्ष रखा गया और निम्न सदन को 3 वर्ष। तो आप देखेंगे इसे, इस सदन को अगर बात करें तो उच्च सदन का कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष, और निम्न सदन का कार्यकाल कितना था, 3 वर्ष निर्धारित किया गया था। आप इसे नोट डाउन कर लें। इसके साथ ऐसी व्यवस्थाएं यहां की गई थी। और देखेंगे कौन से, गवर्नर जनरल की अगर बात करें, कार्यकारी परिषद की बात करेंगे तो 6 सदस्यों में 3 जो है भारतीय होंगे। तो पहली बार ये क्या गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद की बात की गई थी, इसमें 6 सदस्यों की बात हुई थी, जिसमें आधे सदस्यों को भारतीय होने की बात पहली बार इस अधिनियम में कही गई थी। तो आप देखेंगे कि गवर्नर जनरल की परिषद यही लिख देते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों में से क्या होगा, 3 भारतीय होंगे। ठीक, ऐसी बात इस अधिनियम में की गई थी, आप देखेंगे। और पहली बार हमने बताया था क्या था, प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी बात इस अधिनियम में कही गई थी। तो आपको दिखाई पड़ेगा कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में भी क्या कर दिया गया, अब आधे सदस्य की बात, मतलब 6 सदस्यों में से 3 सदस्य कैसे होंगे, 3 सदस्यों को भारतीय होने की बात इस अधिनियम में कही गई थी कहीं ना कहीं। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हो रही है। आप देखेंगे लोकतंत्र के विकास की ये अगली कड़ी है। तो आप देखेंगे, और इस अधिनियम में और एक बात की गई थी, देखेंगे शिक्षा और संपत्ति कर द्वारा जो है मताधिकार को बढ़ा दिया या निर्धारित कर दिया गया था। हालांकि इस अधिनियम में आपको दिखाई पड़ेगा महिलाओं को भी इस अधिनियम के तहत मताधिकार करने का प्राप्त मिला था। आप देखेंगे इस अधिनियम में अगर बात करेंगे तो इस अधिनियम के तहत क्या था, मत या मताधिकार का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया था। लेकिन आपको ऐसी बातें हैं तो देखेंगे कि संपत्ति कर और शिक्षा द्वारा क्या है, मताधिकार निर्धारित किया गया था। ऐसी अधिनियम की ये बात थी। अगर हम यही बात लिख दें क्या, कि अगर हम इस पॉइंट को लिखें कि महिलाओं को इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा क्या होगा, महिलाओं को इस अधिनियम द्वारा मताधिकार का अधिकार मिला। अधिकार मिला। आप देखेंगे पहली बार ऐसी बात हो रही है। लेकिन ये काम कैसे हुआ, संपत्ति कर और शिक्षा के द्वारा मताधिकार का जो प्रयोग, मताधिकार निर्धारित किया गया। उनका पीटी का है 7 बजे, उनको उस स्टूडियो भेज दीजिएगा। ठीक है, ऐसी बात आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि इस अधिनियम में भारत में क्या है, विधान परिषद के स्थान पर अब क्या है, द्विसदनी व्यवस्था यानी राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया। तो यही आपको क्या है, आपको राज्यसभा लोकसभा के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो आप देखेंगे इस अधिनियम में भारत के विधान परिषद में स्थान पर क्या ला दिया गया, राज्यसभा और लोकसभा। तो आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि द्विसदनी व्यवस्था आपको भारत में जो दिखाई पड़ती है वो किस अधिनियम में दिखाई पड़ती है, तो आप देखेंगे कि इसी अधिनियम के द्वारा जो है विधान परिषद के स्थान पर क्या है, भारत में लोकसभा और राज्यसभा का क्वेश्चन
पूछा गया है। आप यूपीएससी के आप क्वेश्चन जाएंगे ऑप्शनल, अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस है वहां भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और आप ये भी देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आपसे जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा चुके हैं कि विधान परिषद के स्थान पर क्या किया गया, द्विसदनीय व्यवस्था यानी राज्यसभा लोकसभा किस अधिनियम के तहत गठित किया गया। तो आपको दिखाई पड़ेगा ये बात आपको 1919 के अधिनियम के तहत दिखाई पड़ रही है। और ये भी देखेंगे कि इस अधिनियम के तहत, हां, जिसे हमने कहा कि दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों का क्या है, यहां पे एक पॉइंट और आपको बताते चलते हैं। आप देखेंगे लोकसभा अब बहुसंख्यक सदस्यों को क्या किया है, प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया जाता है। तो अभी इस अधिनियम के साथ देखेंगे, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग बढ़ गया, तो देखेंगे शिक्षा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से क्या है, इन्हें अब जो बहुसंख्यक सदस्य थे इन्हें निर्वाचित करने का प्रावधान इसी अधिनियम में आपको दिखाई पड़ता है। तो इस अधिनियम की अगर चर्चा की बात करें तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी बातें, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन्हीं अधिनियमों से आपको दिखाई पड़ेगा। आप 1919 के अधिनियम को अच्छे से पढ़ें, 1935 के अधिनियम को अच्छे से पढ़ें, 1919 से 1947 तक के काल में हुई घटनाक्रम इन अधिनियमों के साथ साथ कि कैसे अधिनियमों का विकास हुआ। आप देखेंगे 1919 का अधिनियम आया तो साइमन कमीशन इसकी समीक्षा के लिए 1927 में आया। फिर आप देखेंगे जो है गोलमेज सम्मेलन होते हैं, गोलमेज सम्मेलन के तहत भारतीयों को कुछ खुश करने के लिए क्या होता है, जब गोलमेज सम्मेलन असफल हुए तो हुआ कि भारतीयों को खुश करने के लिए 1935 का अधिनियम आता है। फिर धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं आती हैं, तो इनको भी आपको सीखना है। अगर बात करेंगे कि इस अधिनियम में क्या था, और कि इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का होना आवश्यक था, मतलब मैंडेटरी ऐसी व्यवस्था की गई थी। हमने बताया था कि जो 6 सदस्य थे कार्यकारी परिषद के, किसके, गवर्नर जनरल या वायसराय की, तो उसमें 3 का भारतीय होना जो है 6 में से कह दिया गया क्या, 3 सदस्यों को भारत ये होना आवश्यक है। आवश्यक था का मतलब है ये व्यवस्था मैंडेटरी आपके रूप में हो गई कि 3 भारतीय तो होंगे ही होंगे इस अधिनियम में। ऐसी बात भी आपको दिखाई पड़ेगी। तो आप इस अधिनियम में चलेंगे तो देखेंगे कि इसमें कुछ 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों की बात होगी तो प्रथम पद वायसराय ब्रिटिश छोड़ता था, द्वितीय पद इसमें रखा गया कमांडर इन चीफ ब्रिटिश का, और शेष तो ये 2 पद थे जो पहले से ही जुड़े थे, आप देखेंगे। लेकिन अब 6 सदस्यों की बात जो हो रही है, क्योंकि 6 सदस्यों की बात इसमें ना वायसराय इंक्लूडेड है, ना जो है कमांडर इन चीफ, जिसे ब्रिटिश सेना का जो यहां भारत में शासन करते थे, तो वो इन 6 सदस्यों में शामिल नहीं होता था। तो ये भी पद आपको याद रखना है। तो इसी को ध्यान रखते हुए कुल पद हुआ करते थे इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 8, जिसमें 6 सदस्य, 1 वायसराय और 1 कमांडर और कमांडर इन चीफ की व्यवस्था इस अधिनियम में की गई थी। और 6 में से क्या था, 3 का भारतीयों का होना अनिवार्य कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं मोटी मोटी बातें आपने इन चीजों में देख ली। अब आगे बात करेंगे कि इसमें अगर हम इस अधिनियम में आगे बात करें तो देखेंगे इसमें सांप्रदायिक आधार को बढ़ा दिया गया, जिसे कहते थे 1909 के अधिनियम में आपको क्या दिखाई पड़ रहा था कि 1909 के अधिनियम में जो धर्म के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात जो है, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की बात की गई थी, अब उसमें सिखों को दे दिया गया अलग से, भारतीय ईसाई को दे दिया गया, आंग्ल भारतीयों को दे दिया गया, और यूरोपियों के लिए भी इसमें पृथक निर्वाचक के लिए सिद्धांत का क्या हुआ, विस्तार कर दिया गया। और आप आगे चलेंगे कहीं ना कहीं यही अधिनियम आगे चल के 1932 में आप देखेंगे और भी अधिक स्थानों के आरक्षण की बात, जिसे कहते हैं कि आप इसे 1931-32 के दौर में चलेंगे